नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी परिणय, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की ज़रूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह यष्टि, मीन मेख निकालने की ज़रा भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्र वधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दत्त चित्त होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नज़रें इस समय सड़क पर केंद्रित थीं। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़ी ही है। घर पहुंचते ही मैं उसे कुरेदना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई, लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता ना जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे, मैंने तैश में कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उभर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मृति तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिनके सामने हमारी मॉरिश एकदम झगड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफ़ी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा लिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुक्त होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी। देख, तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हेय लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है? मैंने तुनक कर कहा, क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी, फिर वह प्लाट पड़ा रहेगा। मैंने लापरवाही से कहा, ना होगा तो एक नर्सिंग होम डाल देंगे। नर्सिंग होम कम है इंदौर में। बच्चों के लिए तो कोई नहीं है, अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें उसने स्पेशलाइज किया है। और बातों ही बातों में मैंने एक तिमंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली।
नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे। सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। तावित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से तो पूछ तो लो पहले, ये बोले। सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना लगाने उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा ना लगने दी। आखिरकार मुझसे ना रहा गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमानबाजी का लुत्फ उठाता रहा, उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मम्मा, सारी चमक दमक देखकर यही लगता रहा कि बेकार एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो मैंने कि उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। ना तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, ना मुंह से एक शब्द निकाला। मेरे ख्याल में वह या तो भैंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक-झोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई मैं अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पर पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ शक्त हो आया था। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से ही चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का ठिकाना थोड़े ही है। हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है। पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज़्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे। पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था, गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था, पुरानी सही पर घर में एक गाड़ी थी, पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पिता घर और डॉक्टरी पासवर। लोगों के मुंह में पानी ना आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ। पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी ताज़े ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहाँ पहुँचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि लड़की अगर अच्छी ना हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी।
और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील। इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं कि इस तरह जीतू तो उन्हें बिल्कुल नहीं दिख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीनता से मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहाँ डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहाँ की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक ना देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मज़ा ले रहे थे। जब 2-3 बार वाला पीसेज और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में अभी तो बहुत टाइम है। क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भांप गया तो बोला, मम्मा क्यों बेकार ही परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है उसकी। एंड यू नो ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउट हाउस तो लगेगा ना यह घर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तुनक कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा। कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही मैं अपने मन की बात कह ही गई। इतना लंबा चौड़ा मकवान बना तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउसेस सचमुच इससे अच्छा शो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फ़ायदा, उस वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए। छोटी वाली दोनों भाभियाँ, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आँखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्की जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वाले की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लौडी घड़ी सुंदर छे हो, कदे मारी नज़र नहीं लगी जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने तो 2-1 चीज़ों की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा ज़रूर धीरे धीरे चुक सा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की।
सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफ़ेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के, हिंडेलियम के डिब्बे, जगमग करती क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बरनियाँ। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुप चुप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा ज़रूर। मुंह खोलकर तारीफ न करती, पर प्रशंसा की एक नज़र तो डाल लेती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है मम्मा कि वह ज़रूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटे में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, 2-2 बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी? बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे हम। इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में ज़रा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चलते हैं। कैसे, याद नहीं? उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गईं। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस प्लॉट के पास ले गए थे जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सल्लज भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी के चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ ठीक है? जी, रात कुछ बुखार हो आया था, अब तो ठीक हैं। बस, अब तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं। सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा। फिर जीतू की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बच कर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्मा कर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी से बोली, ताऊ जी, मैं चलूँ अब? हाँ हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब, नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हमको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह? बड़ी प्यारी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बंधी बंधाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने साथ ही साथ यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी ना थी कि यह इतना अच्छा चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए वह चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अनु से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे। तब से माँ बेटी यहीं हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया है। उसी में रहती हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही हैं, इसलिए उन लोगों ने अब अनु को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। है क्यों नहीं? पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं। शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को, पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसों को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी
कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ ना कुछ देता ही। पर अनु की माँ राजी नहीं हुई। बोली, निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी। 8-10 हज़ार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वही संबल थी, सहारा थी। घर वालों से पैसों का तकाजा भी नहीं किया जा सकता था। कल को अनु की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा दें तो बस तब से यहीं आ गई है, तो लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी कोई सुध ही नहीं ली। स्वाभिमानिनी ऐसी है कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते हुए नौकरी करे, अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे थे। इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए थे, एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बाद अनु दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष आया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों ना आया। जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करके केवल अनु को बुला लेते तो ठीक था। कौन अनु? तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वह आती तो वातावरण ज़रा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है। अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मम्मा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है वह प्लॉट और दहेज की संभावित राशि। और लड़की, वह भी तो बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं है? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट रहे थे। वैसे मैटिनी मैं अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना था। उसका लोभ मैं संवरण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल से बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू, गाड़ी रोक तो। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नज़र आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है। घर में 2 डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, घर में डॉक्टर है इसलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन होता है, इससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है और भी ना जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर पड़ी। वह भी पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज़ आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शौक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अनु हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़े ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी वाड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है? जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वे ही मेरे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उस नोक झोंक का मज़ा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी तब अनु ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे? माँ कैसी हैं?
मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दें। मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, ना ना आंटी, मेरे पास तो अपना लौह रथ है। पर यह बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजा जी एक दिन माँ को देखने ज़रूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी, आपके घर हम आएंगे ज़रूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वह पशोपेश में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चल कर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बात होगी, और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ? नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफ़ी में डोसा खा चुका हूँ। यही तय हुआ था, उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में द्वार पर ही खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। पहले कमरे में ही अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन, संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अनु मुझे भीतर लिवाल ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पर रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाज़ा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन साफ सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ ही क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएगी? जीतू ने कहा। वहीं जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी, अब वह बुत बनी बैठी रही, तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं? 1 कप चाय तो पिला सकती हैं ना? ओह श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू पर बस गालों पर लुढ़क आए थे। वे अब धूप में ओस कण की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी, यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं? हैं क्यों नहीं, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी थी, अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं, अन्नू नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटे, दिन पर दिन मैं छीदती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह भी नहीं है,
पर मुझे इतना जिला लो कि अन्नू को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था। मैंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अभी तो आपको जीना है, अन्नू के बच्चे खिलाना है। शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है, मैंने कहा। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर धन भी दे, नहीं तो व्यर्थ है सब। उन्होंने सांस लेकर कहा। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अन्नू ने प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना? उसने नाश्ता लगाते हुए कहा। इसलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई हैं, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसियाकर चुप हो गई। उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अन्नू की माँ ने अन्नू से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रखे। वह एकदम तमतमा गया। बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं? मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अन्नू की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरी। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था कि हम बहन जी का भी कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य ही कहाँ है। बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए भी वे हाँफ गई थीं। शगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा। मैंने जीतू की जेब में ज़बरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई हैं। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो आया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अन्नू ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजा जी प्लीज़, माँ की बातों का बुरा ना मानिएगा। कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं। आप भी। नहीं अन्नू, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसा ही चुप चुप रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। कल तो तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी, पर आज अगर रुपया लौटा दिए तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठाई और जीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला ही था और वह रोज़ की तरह बेड लैंप जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुमसे बात नहीं की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता। अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा है तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडिन लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटकाकर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं हैं? मम्मा, अगर मैं उदास हूँ तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अन्नू की माँ के लिए सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत ख़राब है मम्मा, हार्ट एकदम डैमेज है।
किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस? पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज़ तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है। उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गश आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में। उससे कोई क्या कहे, कैसे कहे? सच ही तो कह रहा था वह। जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, मम्मा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा, ऐसा गजब ना करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते में लौटा चुकी हूँ, अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा, ऐसा गजब ना करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते में लौटा चुकी हूँ, सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में तो वह ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो यह लड़की सुंदर ना हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जिठानी तो अभी से कह रही है कि देखें कौन सी अप्सरा लाएंगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज़ कर दिया है ना। यहाँ भी तो वही हाल है। मैंने कहा लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसों का मुंह देखकर ही हाँ की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर में आए। एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज़्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था ही। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज़ रोज़ कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिए, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अन्नू आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर उम्र वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर यह मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसटती चली जाऊंगी। भविष्य में बकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा, आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना है। हमारी वकील तो आप ही हैं। जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुपमा या कि पौराणिक अनसुईया? गलत। लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है। श्रीमान जी, मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह, व्हाट अ लवली नेम। बस हाय जीजा जी, आप कवि ना हुए, नहीं तो कहते वाह, जैसी आप हैं वैसी ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ। सच बात कहता हूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी सुंदर होती जैसा आपका नाम है। हाँ ठीक तो है, अब तो आपकी नज़रों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए। पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी? और आपके ताऊजी कह रहे थे एक ही साली है पर 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ
वानगी पेश की थी और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मज़ा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठाकर हंस पड़े। अनु भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह एक बार मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर उनके अधमुंदे होठों से, नत पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निबाह कैसे हो सकेगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से यह शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दूध मुआ बच्चा ही समझती हो। वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घुमा करता है। होटल में सिर्फ एक बार गया था, तभी तो। एक बार या 100 बार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो। यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ की लड़कियाँ ऐरे गैरों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और फिर बात दब गई। पर जितनी बार सीमा को देखा है, यही लगा है कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर यह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है। पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छींट खरीदी हो। मैंने डिब्बा खोल कर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे मुंह खोलकर कहे तब ना। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही। हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठाकर नहीं देखी। वह तो वह सिलबिल थी, साथ में तो ठीक रहा। उसी की मदद से चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज़ नहीं है, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावनात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ ना कहे कोई तो आंखों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वह तो इतनी आहत होकर लौटी है कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे यही तो डर लग रहा था। मैंने कहा, अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो। जीतू के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने सचमुच चौंका दिया मुझे। सोचा, ये ठीक ही कहते हैं। जीतू यूँ ही मेरे सामने नाटक करता होगा। मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की? बेचारा जवाब दे भी तो क्या? कुछ भी हो, मन से एक बोझ तो उतर ही गया। सारी तैयारियां करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालते जा रहे थे। इतने बड़े घर में संबंध होने जा रहा था। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सिर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा। इसी से वह नाराज़ हैं। बात हंसी मजाक में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ है। सबसे ज़्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई तब वे बड़े मज़े से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे, उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा, उन्हें अलसाए स्वर में कहा। क्यों?
क्योंकि वे नहीं आ रहे। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उन्हें फ़ोन पर मना किया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक हो गया है। हाय राम! क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वह एकदम झल्ला कर उठ बैठे। तुम्हारी इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं? क्या यह भी मुझे बताना होगा? खिसियाकर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूँ। कम से कम इनकी मन स्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही ना आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी ना की थी। मन इतना बौखला गया था कि अनचाहे मुंह से निकल गया। अब क्या? मिठाई बांटो, वह गुर्राए। तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन मेख निकाल रहे थे ना। अब तुम्हारे मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ अब। क्षोभ उनके हर शब्द से टपक रहा था। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज़्यादा चाव उन्हीं को था, इसलिए सबसे ज़्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो वह स्वाभाविक ही था, पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाज़ा ना हुआ होगा? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी थी। यह तो ईश्वर की कृपा थी जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी शेव बनाकर वहीं आ तो रहा था। मैं तो यूं ही चली आई थी रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा। सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे, और एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पॉर्टेंट? उसने अपना काम जारी रखते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। वह जो सीमा है ना, वह इस बुरी तरह से चौका कि रेजर हाथ से फिसल ही गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए वह मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम? क्या किया है उसने? वह अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह मम्मा! उसने एक दीर्घ सांस छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया था। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा। दरअसल मम्मा, मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाकर स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, वह उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां ही थीं। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली यह चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था यह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा। इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो? मैं कप में चाय डालते हुए पूछा। इसलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुज़दिल कैसे होती हैं? अपने मन की बात मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूंटे से चुपचाप बन जाती हैं। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफ़ी दिलेरी से काम किया।
पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह काफ़ी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक इंतज़ार नहीं किया, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में भी फिल्म स्टोरी बन जाती। वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पढ़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझे मथ रहा है उसे अछूता ही छोड़ दे। वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना कि वह दिखा रहा है। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन से ऑफ हो गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं खींच सी होने लगती थी। हम सब के बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी इसलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे हैं। दीदी के साथ उसकी नोकझोंक में कोई दम नहीं रहा। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे उत्साह से आई थी बेचारी, और अब कैसी मनः स्थिति में लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है। बोली, मम्मा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़की के पिता अचानक बीमार हो गए थे, इसी से काम रुक गया है। आप लोग अपने से कुछ लिखना नहीं। उसकी सूझबूझ देखकर दंग रह गई मैं। सच, लड़कियों को मैके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सिर पर सामान लदवाकर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज़ आई, नमस्ते दीदी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। आज जा रही हैं दीदी? उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए 3 व्हीलर की तरफ चले गए। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया हो आई। वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। पास जाकर पूछा, कैसी हो अन्नू? माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी हैं, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? रोज़ रोज़ छुट्टी कौन देता है आंटी? फिर यह तो जनवरी का महीना है, रोज़ ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं, आज भी महू जा रही हूँ। घर पर मेहरी को बिठा कर आई हूँ। ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था। प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी एकदम बढ़ गई थी। उसी शोर शराबे में अनु की आवाज़ भी खो गई, और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने? उस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सज़ा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा। व्यथा से या कि रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था। और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात फोटो और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता ही नहीं था, पर अब तो जैसे कुफ्त सी होने लगी है। लगता जैसे मेरा लड़का नीलाम पर चढ़ रहा है। जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हैं, हमें कुछ संभलने का मौका दीजिए, पर लोग इसे भी वर पक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मनुहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी जाते, पर जीतू को लड़की दिखाने ले जाना एक टेढ़ी खीर थी। जनता के पास इस समस्या का भी हल था।
लोग किसी न किसी बहाने लड़कियों को लेकर घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में या सिनेमा हॉल में योजनाबद्ध तरीकों से लड़कियों का प्रदर्शन होने लगा। जीतू तो एकदम बौखला गया। बोला, मम्मा, तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मन की मिल जाएगी, मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। बस। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती हैं? पर उससे उलझे कौन? गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर थी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में भी उसे बहुत रुचि है। जितेंद्र दी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेगी। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप लोग जैसा चाहेंगे। मैंने भी सोचा ठीक तो है, कल तो जीतू की प्रैक्टिस अच्छी चल निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान ही सिद्ध होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन की तरह होता है, जब चाहा काम में ले लिया। उन दिनों वह यशवंतराव अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उसे वहीं चलकर देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, छठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार पड़ी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चला चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वह मना नहीं कर सका, जानती थी। अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों पे चेहरा छिपाए सिसक रही थी। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजा जी, माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजा जी कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं रहा था। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आँख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है? चलो देखते हैं। यहीं इंटेंसिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने थोड़े ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहर ही बेंचों पर बैठे हैं। मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता, रुलाई सी छूटने लगती है। जीजा जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया। पास से गुजरती बेतहासा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मम्मा, क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ हो उसे देखती ही रह गई। यह मत सोचना मम्मा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से यह बात मेरे मन में घुमड़ रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब तो सोच विचार के लिए समय ही ना रहा। बोलो ना मम्मा, प्लीज़। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो वह फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहो ना मम्मा। अब सोच विचार के लिए समय नहीं रहा। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए, पर मम्मा, भीतर जो दम तोड़ रही है वह भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने संजोए होंगे। उन सपनों के लिए वह जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वह कुछ भी कहने सुनने के परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उनकी चेतना लौट आए तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। पर मम्मा, इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? उसकी बात पूरी ना हो पाई थी कि अनु बदहवास सी दौड़ती आई और बोली, जीजा जी जल्दी चलिए ना प्लीज़, माँ को देखिए, वे लोग क्या कह रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काट हो गए। मैंने ही किसी तरह अपने को समेटा और कहा, जीतू तुम अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वह मेरे पास है, हमेशा रहेगी।
और सुबकती हुई अनु को मैंने अपने अंक में भर लिया। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।